Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी। बच्चों, क्लास 12th का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं और इसमें जितने आपके पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है, चाहे वो आपका इंग्लिश लिटरेचर का है, ये एक एनालिसिस है, विश्लेषण है, आप सभी जानते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कि किस तरह से आने वाली जो आपकी परीक्षा है, जो आपकी फरवरी में होने वाली है, डेट अलग अलग है अलग अलग बोर्ड्स के, तो उस हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा। आई एम सॉरी, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यूपी बोर्ड का किस तारीख को होने वाला है। तो अब उसी के हिसाब से अब आप बिल्कुल जो आज 11 ऑलमोस्ट, हाँ आज 11 फरवरी हो गया है, तो आप प्लीज जितना हो सके बच्चों प्रैक्टिस करते रहो। फोन वोन ये सब कुछ साइड में रखो और बस आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थोड़ी सी खांसी है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब ग्रामर का पोर्शन खत्म हो चुका है, लैंग्वेज का पोर्शन खत्म हो चुका है बच्चों। लिटरेचर पर मूव करेंगे हम, और लिटरेचर में आपका शॉर्ट आंसर टाइप्स का जो क्वेश्चन होता है, और इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट 30 से 35 शब्दों के बीच में आंसर करना होता है बच्चों। और 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, अगर आप 2 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों। और आंसर जो होगा आपका, वो आप मैक्सिमम 40 वर्ड्स में लिखेंगे। मैक्स कितने शब्द होने चाहिए आपके? 40 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, कुछ ऑलमोस्ट 4 to 5 चैप्टर्स हैं आपके। प्रोज फ्लेमिंगो आपकी किताब का नाम है, प्रोज में, ठीक है। तो पहला चैप्टर है जो हमारा, ये आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन है बच्चों, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आपने ये इस चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगी इस चैप्टर को। लिखा किसने है? अल्फोंसो डाउडे ने लिखा हुआ है इस चैप्टर को क्योंकि रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी करने के लिए आता है, तो उसमें आपको चैप्टर का नाम एंड चैप्टर को किसने लिखा हुआ है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो द लास्ट लेसन अल्फोंसो डाउडे ने लिखा हुआ है। इस लास्ट लेसन में है क्या? बेसिकली ये उस टाइम की कहानी के बारे में बात की गई है 1870s में, जब प्रशिया ने फ्रांस पर अटैक करा था और प्रशिया ने फ्रांस को जीत भी लिया था बच्चों। तो उस समय में एक इंसिडेंट बताया जा रहा है कि फ्रांस में एक डिस्ट्रिक्ट है, हम डिस्कस करेंगे, आई एम सॉरी मैं वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भूल रही हूँ थोड़ा सा। तो उस डिस्ट्रिक्ट को भी ये प्रशिया जीत जाता है। तो वहाँ पे एक टीचर रहते हैं, उनका नाम रहता है एम हैमिल नाम रहता है। ये टीचर जो होते हैं, ये स्कूल का आखिरी दिन होता है उस दिन पे, और उस दिन ये काफ़ी सैड रहते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, स्कूल में बताते हैं कि आज इस स्कूल में हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि इसके बाद से जो स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाया जाता है या फ्रांस के बारे में बताया जाता है, हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, फ्रांस की ग्लोरी के बारे में बताया जाएगा, वो सब कुछ प्रशिया ने बैन कर दिया हुआ था, ठीक है। तो अभी ना कोई फ्रेंच लैंग्वेज सीखेगा, ना ही कोई फ्रांस से रिलेटेड कोई और भाषा सिखाई जाएगी या कुछ और भी चीज़ें सिखाई जाएगी, ये सब कुछ बैन कर दिया गया था। तो हैमिल बहुत सैड थे, इवन सारे के सारे फ्रेंच लोग, सभी लोग बहुत सैड थे, क्योंकि अपने देश से, अपनी भाषा से, अपने लोगों से सबको प्यार होता है बच्चों। आपको अपने यहाँ का खाना, रहन सहन, भाषा जो है, जो बोली जाती है, अगर दूसरा कोई इस पर अटैक करता है, दूसरा कोई ज़बरदस्ती हक जमाता है और दूसरा कोई आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस करने से रोकता है, तो वो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक कैदी जैसा फील होता है, आप आज़ाद नहीं होते हो। तो उस समय पे फ्रांस जो है, फ्रांस की स्वतंत्रता छीनी गई थी, फ्रांस की इंडिपेंडेंस को किसी दूसरी कंट्री ने अक्वायर कर लिया था। तो एम हैमिल वॉज वेरी सैड, एंड उस टाइम पर ये स्कूल के कुछ बच्चों को बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, एंड पेट्रियोटिज्म की फीलिंग थोड़ा सा जगाने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में ये सब बातें करते करते वो लास्ट में कहते हैं, एक बोर्ड पर लिखते हैं, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो बोर्ड पर वो क्या लिखते हैं? विवे ला फ्रांस। इसका मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, जैसे हम कहते हैं ना भारत माता की जय,
ठीक है। इसी तरीके से हम जय हिंद कहते हैं, अपने देश की लॉन्जेविटी के बारे में हम प्रे करते हैं कि हमारा देश सदैव 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 अस्तित्व में रहे, इस तरह से हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एम हैमेल भी अपने देश के लिए ये बातें करते हैं। और इसमें एक लड़का रहता है, वो लड़का ही नरेटर है बेसिकली। तो लड़का कहता है कि अर्लियर ही वॉज वेरी इग्नोरेंट, क्योंकि जो भाषा सिखाई जाती थी इसको थोड़ा सा ग्रामर के पोर्शन में वो थोड़ा वीक था, तो वो उतना इंटरेस्ट भी नहीं रखता था। एंड ऑन दैट डे, ऑन द लास्ट डे, जो हैमेल जितनी भी चीज़ें सिखाते हैं तो वो लड़का बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में चीज़ों को सीखता है, समझता है। एंड देन ही रियलाइज्ड कि लर्निंग द लैंग्वेज वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना वो सोचता था। तो फिर इनकी बातों को सुन करके एंड वो भी इमोशनल हो जाता है एंड उसको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज होती है कि आई वॉज इग्नोरेंट, आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स, आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ी एंड माई टीचर एंड माई पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड। ठीक है, इवन हैमेल बच्चे को दोषी नहीं समझते हैं, हैमेल जो है वो स्वयं को और उनके पेरेंट्स को दोषी समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों मैं इस बच्चे को भाषा सिखा नहीं पाया या सब्जेक्ट के बारे में उसको मैं अच्छे से अवेयर नहीं करा पाया या उसमें इंटरेस्ट नहीं जगा पाया। तो बच्चे को दोषी नहीं समझते हैं, ही ब्लेम हिमसेल्फ एंड हिज पेरेंट्स, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हैमेल को ये रियलाइज होता है कि मैं बस फोर्स किए जा रहा हूँ, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी अबाउट द लास्ट लेसन। अब हम क्वेश्चन करेंगे एंड देन विल अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। ठीक है बच्चों, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज होम डिड एम हैमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। ठीक है ना, तो जो बच्चा है वो पढ़ाई में नहीं ध्यान दे पा रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के हैमेल जो है वो किसको ब्लेम करते हैं। एक्चुअली जो आपके टेक्स्ट, ये जो आपका सीरीज़ है राजीव का, इसमें जो आंसर लिखा है ये आप थोड़ा सा इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा एम हैमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ and his parents and parents of the child for not letting him to focus on the studies the way he could understand. Rather, they forced him to do the chores, यानी कि जो काम था स्कूल का, ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हैमेल को रियलाइज होता है कि हम जिस तरीके से वो लड़का समझ रहा है चीज़ों को, जिस तरीके से वो समझना चाहता है, उस पर फोकस ना करके हम क्या कर रहे हैं, हम बस उसको कह रहे हैं कि डेली डेली होमवर्क करो, डेली डेली प्रैक्टिस करो, इसी पे बस हम फोकस किए जा रहे हैं। एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड ही वॉज नॉट एबल टू गेट द क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप इसको चाहे लिख लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। ठीक, so the next question is,
What did M. Hamel say about the language and its importance? तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और उसके महत्व के बारे में, इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों सीखना है, हर किसी को अपने देश से प्यार होता है, हर किसी को अपने देश की भाषा, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के कल्चर से प्यार होता है। सेम वे हैमल को भी अपने देश की भाषा से बहुत प्यार था एंड ही वॉज इंग्लिश टीचर, नॉट इंग्लिश, फ्रेंच टीचर, द लैंग्वेज टीचर, तो इस वजह से वो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, सो एम हैमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, the clearest, the most logical language. He further said that they must guard it among them and never forget it. तो हैमिल का मानना था कि फ्रेंच भाषा जो है वो दुनिया में सबसे अच्छी, सबसे सुलझी हुई, लॉजिकल और आसान भाषा है और हमें सदा सदा के लिए अपनी इस भाषा को प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्व करके रखना है, किसी और भाषा से इसको रिप्लेस नहीं होने देना है। ठीक है ना, तो इस तरह से वो एक इंस्पायरिंग सा लेक्चर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक? तो ब्लैक बोर्ड पर वो क्या लिखते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर ये वीवे ला फ्रांस वाला वर्ड लिख करके देन ही वेव्ड हिज हैंड और वो वापस चले जाते हैं, स्कूल छोड़ करके एम हैमल चले जाते हैं। सो एम हैमल रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक विवे ला फ्रांस, which means long live France. ठीक है बच्चों, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो अब ये आपके 2024 में आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि बस 3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर का कर लिया और हमारा काम हो गया। कहने का मतलब ये है कि बच्चों इस चैप्टर की स्टोरी अगर आपको पता है, जिसको मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू मैं दे दूं, ठीक है, तो आप स्टोरी अगर आपको पता है यू कैन फ्रेम द आंसर। हर लिटरेचर में यही खूबसूरती होती है कि आपको चैप्टर के बारे में पता हो कि चैप्टर में क्या है, क्या स्टोरी है, क्या कहानी है। आप शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, दोनों आराम से कर ले जाओगे। अब ये हमारा दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसको लिखा हुआ है अनीस जंग ने। लॉस्ट स्प्रिंग जो है बच्चों, ये इंडिया के उस एरिया के बच्चों के बारे में कहानी है जो स्पेशली सिटीज में, स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, जो अनप्रिविलेज्ड होते हैं एंड जिनको लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल पाती हैं। मतलब 2 वक्त का खाना हो गया, साफ कपड़ा हो गया, सही अच्छे साफ एनवायरनमेंट में रहने का जो एक हमारा मन होता है कि हम अच्छे एरिया में रहें एंड थोड़ा सा बहुत बड़ा घर ना सही लेकिन छत हो हमारे सिर के नीचे, ये किसी भी इंसान की बेसिक नेसेसिटी होती है। ये भी स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे एंड उनकी फैमिली को नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब वो गरीब से भी ज़्यादा गरीब होते हैं एंड सर्वाइव करना मुश्किल होता है उनके लिए। तो इस वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती हैं एंड अनीस जंग शी ट्राइड टू हाईलाइट द पॉइंट्स, द फैक्ट्स एंड द फैक्टर्स जिसकी वजह से एंड जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये बच्चे उस चीज़ से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। एक विशियस साइकिल बन जाता है कि अगर कोई गरीब है तो वो गरीब रह गया है, इसके पीछे क्या कारण रहा है उसके बारे में भी इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है। हाईलाइट ये किया गया है कि जिन एरियाज़ में वो रहते हैं थोड़े से उनसे ज़्यादा पावरफुल जो लोग होते हैं वो उनको मॉनिटर करते हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं। और अगर कोई बच्चा पढ़ना लिखना चाहता है, अगर कोई बच्चा दूसरा काम करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो उनके जो मास्टर होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, वो उनको रोक देते हैं, फोर्सफुली उनको पनिश करते हैं कि तुम ये चीज़ें नहीं करोगे। दैट मीन्स कि एक इंसान ही दूसरे इंसान का दुश्मन बना फिरता है और वो उसकी ग्रोथ को नहीं देख पाता, उसके डेवलपमेंट को नहीं देख सकता है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसे समझिए इसको कि अगर मुझे किसी के गरीब रहने से फ़ायदा हो रहा है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो इंसान अमीर बने,
अमीर तो छोड़ दो, या वो इंसान एक अच्छी लाइफ को सरवाइव करे, क्योंकि उसकी वजह से मेरा धंधा चल रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से चलता है। बहुत स्मगलिंग होती है गरीब बच्चों से, थोड़े से पैसे दे करके बहुत सारा इलीगल काम कराया जाता है और फोर्स लेबर कराया जाता है। तो इस वजह से जो मास्टर उनके होते हैं उनको उस विशेष साइकिल से निकलने नहीं देते हैं। तो इस चैप्टर में यही कहानी बताई गई है कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं हो पाता, पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, एंड जो एक अच्छी लिविंग होती है उससे वो डिप्राइव्ड रह जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। वाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट? अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, हाँ। तो वाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, ठीक है ना, ये एक सीमापुरी दिल्ली का एक एरिया है, स्लम एरिया है, वहां की बात हो रही है कि क्यों सीमापुरी के बच्चे जो है वो नंगे पैर रहते हैं, या वहां के लोगों के पैरों में चप्पल तक क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो वो जब हमारे पास कोई चीज होती नहीं है, या जब हमारे पास किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, तो उसको हम परंपरा, रीति या नियम से जोड़ देते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ पे नियम है और ऐसा करना पाप है, ठीक है। एक पतला सा रास्ता होता है निकलने का, एक्सक्यूज होता है। तो सीमापुरी के लोगों ने एक परंपरा बना ली थी कि चप्पल अगर हम पहनेंगे तो हम पाप करेंगे, और हमारे यहाँ पे चप्पल ना पहनना, स्लीपर ना पहनना ही एक परंपरा है। ऐसा क्यों हुआ होगा, अब आप सोचिए। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वहां के लोग स्लीपर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चप्पल पहनाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिना पैरों में जूते, बिना चप्पल के रहते हैं, कहाँ कहाँ चलते हैं, कंकड़ पत्थर, इतना सब कुछ, धूप है, तपिश है, सब कुछ सहना पड़ता है, बेयर फुट चलते हैं। तो एक परंपरा बना दी गई कि यहाँ हमारे यहाँ पे परंपरा है कि हमको बिना चप्पल के, मतलब नंगे पैर चलना है, ठीक है। तो एक परंपरा बना दिया गया, क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड स्लीपर और शूज, ठीक है बच्चों। सो व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवेयर? तो जब ऑथर ने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं, आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, जूते क्यों नहीं पहनते हैं, तो उनको क्या बताया गया, क्या एक्सक्यूज दिया गया था? चलो देख लो आंसर क्या है। द ऑथर ऑफर्स वेरियस एक्सप्लेनेशंस टू हियर बाय द चिल्ड्रेन, लाइक simply not caring to take the trouble of taking their slippers down from the shelf to wear them, not wearing footwear is a tradition, and so on. Sorry. So however, she feels that it is simply an excuse to hide a perpetual state of poverty, as many families cannot afford to buy a footwear for their children. So the reference of chappals is symbolic of any kind of footwear which the rag pickers cannot afford. सॉरी। तो यहाँ पे यही जो जब पूछती हैं कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, नंगे पैर क्यों रहते हैं, तो बताया जाता है कि ऐसा करना हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है, परंपरा है, और चप्पल को रखना, धोना, ये करना, वो करना, सब ये सब बहाने बताए गए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल? अब जो स्लम एरिया में रहने वाले जो बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके लिए गार्बेज, कचरे का मतलब क्या है? उनके लिए कचरे का मतलब क्या है? हमारे लिए कचरे का मतलब है समथिंग अनवांटेड, जिससे गंदगी हो रही है, जिससे परेशानी हो रही है, उसको बाहर फेंको। किसी के लिए कचरे का मतलब है कि उस कचरे में से कुछ मिल जाएगा, उस कचरे को बेच करके रुपया कमाएंगे, उस कचरे को बेच करके जो रुपया मिलेगा उससे खाना खाएंगे। किसी के लिए कचरे का ये भी मतलब होता है, ठीक है। तो गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर द चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स। फॉर एल्डरली पीपल, द पेरेंट्स, इट इज मीन्स फॉर सर्वाइवल। किसी के लिए कचरा जीने का एक जरिया बन सकता है, हमारे लिए पैसा जीने का एक जरिया है, और पैसा कमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम टीचिंग कर सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम वकील बन सकते हैं, एंड हम खेतों में काम कर सकते हैं। एंड आई फील वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड, या लाइक वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड कि जैसा लाइफ उन्होंने हमें दिया है, बहुत बहुत बेहतर लाइफ दी हुई है। देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी सफरिंग्स अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तक क्या खोते जा रहे थे, अभी तक क्या सोच रहे थे कि यार ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, फलाना ठिकाना।
ठीक है। सो जस्ट वेयर एवर यू आर, इन विच सिचुएशन यू आर, जिस भी फैमिली में आप रह रहे हैं, अगर मम्मी पापा हैं, यू आर ब्लेस्ड, आप फिजिकली फिट है, फिजिकली सब कुछ अच्छा चल रहा है, यू आर ब्लेस्ड, एंड अच्छे से खाना मिल पा रहा है, चाहे दाल चावल सब्जी रोटी दाल चावल सब्जी रोटी बहुत बेहतरीन खाना होता है। तो अगर ये चीज़ें मिल रही हैं, थैंक यू बोलिए, चाहे भगवान कहिए, जीसस कहिए, अल्लाह कहिए, जो भी कहिए, शुक्रिया बोलिए कि ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपके हाथ पैर दुरुस्त हैं, शुक्रिया बोलिए और शांति से पढ़ाई करिए। बेटा ये जो दुनिया है ना, ये जो वर्ल्ड है ना, इट्स, यहाँ पे कुछ भी बैठ करके आपको नहीं मिलेगा। आपको जो भी चीज़ें अचीव करनी है, जो भी करना है, सब कुछ करके मिलेगा। तो पढ़ाई करो अच्छे से ताकि एक अच्छी लाइफ सरवाइव कर पाओ, ठीक है। देखिए किसी के लिए कचरा भी सर्वाइवल का एक जरिया है बच्चों, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। What was the utility of garbage for the poor children सीमापुरी? तो सीमापुरी के बच्चों के लिए गार्बेज का क्या महत्व था, क्या उसकी जरूरत थी? तो the utility of garbage for poor children in सीमापुरी is gold. It is their daily bread and a roof over their heads. गार्बेज को ही बेच करके, गार्बेज का ही व्यापार करके कह लो कि उसे मिलने वाली जो चीजें उसको बेच करके ये खाना खा पी रहे हैं, अपने जो सिर के ऊपर इनका छत है वो उन्हीं सब कचड़ों से ही आ रहा है। What did the children find in garbage? क्या मिलता था? कभी कभी उनको 1 रुपया मिल जाता था, कभी कभी उनको 10 रुपया मिल जाता था और वो बहुत खुश हो जाते थे। ऐसा लगता था कि उनको काफी ज्यादा रुपया मिल चुका है या कोई बहुत कीमती चीज मिल चुकी है। So the children find a rupee for even a 10 rupee note in the garbage heap. Okay. तो नेक्स्ट, अब अगला चैप्टर है बच्चों डीप वाटर। ये भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, लिखा हुआ है विलियम डगलस ने इसको लिखा हुआ है। एंड इसमें ऑथर अपनी लाइफ की एक फियर के बारे में बात करते हैं कि बचपन में उन्हें उनके पापा एक कैलिफोर्निया में एक स्विमिंग पूल के आसपास में ले जाते हैं ताकि वो स्विमिंग सीख सके। तो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जिसमें वो पानी में डूबते डूबते बचते हैं। एंड सेम इंसिडेंट जो है वो उनके टीन एज में भी होता है, जिसमें एक बच्चा जो रहता है YMCA स्कूल में जाते हैं, YMCA स्विमिंग पूल एरिया में वो जाते हैं। वहाँ पे उनको लगता है कि ये तो थोड़ा सा सेफ है, यहाँ पे मैं आराम से स्विमिंग सीख सकता हूँ। जब वहाँ पे जाते हैं तो 18 साल का एक लड़का रहता है, वो शरारत में उनको धक्का दे देता है और वो पानी के अंदर चले जाते हैं। और ऐसे जाते हैं कि उनके मतलब वो बहुत सारा पानी पी लेते हैं एंड तैरने का कंडीशन उनका बिगड़ जाता है और धीरे धीरे वो पानी के नीचे चले जाते हैं। वो मन ही मन अपना सोचते रहते हैं कि अब जैसे ही मैं सरफेस को टच करूंगा, मैं तुरंत बहुत तेजी से ऊपर की तरफ पुश करूंगा और मैं सरफेस पर आ जाऊंगा। 1-2 बारी वो कोशिश भी करते हैं एंड सफोकेट होने लगते हैं, पानी के अंदर बहुत चले जाते हैं एंड ऐसा करते करते वो गिव अप करने लगते हैं एंड आवाज़ भी लगाने की कोशिश करते हैं, बट कोई उनकी पानी में आवाज़ सुन नहीं पाता है। और धीरे धीरे थोड़ी देर में फिर वो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं एंड उनको कुछ आवाज़ें अपने आसपास सुनाई देने लगती हैं कि लड़का बोलता रहता है मैं शरारत में ऐसा किया हूँ और ये वगैरह वगैरह। फिर वो पानी से बाहर आ जाते हैं, किसी ने उनको पानी से बाहर निकाला, फिर थोड़ी देर में वो ठीक हो जाते हैं। बट दैट फियर स्टक इन हिज माइंड फॉर एवर। और तब से वो लेकर के उनके अंदर पानी को लेकर के बहुत बड़ा डर बैठ जाता है, स्विमिंग को लेकर के बहुत बड़ा डर बैठ जाता है। लेकिन अब वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि अपनी इस फियर को वो बस लाइफ टाइम कैरी ही करेंगे, इसको दूर नहीं भगाएंगे। वो बहुत हार्डवर्क करते हैं कि किसी भी तरीके से मैं अपने इस फियर को दूर भगाऊंगा। अगेन वो जाते हैं किसी ट्रेनर के पास में, उसको बोलते हैं कि मुझे स्विमिंग आप सिखाइए। ट्रेनर की हेल्प लेते हैं एंड ट्रेनिंग करने के बाद में उनको उनके ट्रेनर से भी अप्रूवल मिल जाता है कि नाउ यू आर अ वेल स्विमर एंड अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको स्विमिंग नहीं आती है, आपको और सीखने की ज़रूरत है। स्टिल डगलस के अंदर वो फियर रह जाता है कहीं ना कहीं और वो सोचते हैं कि मुझे अपने इस फियर को ओवरकम करना है, ठीक है। तो फिर वो तो फिर वो क्या करते हैं बच्चों, वो उस फियर को ओवरकम करने के लिए एक लेक में जाते हैं एंड स्विमिंग स्टार्ट कर देते हैं।
वो डीपेस्ट साइड में जाने लगते हैं एंड अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि मैं अब कितना भी मैं जाऊंगा और मैं एकदम बिल्कुल अंदर जा करके देन वापस में आने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ क्या मैं डूबता हूँ या क्या फेलियर आता है या मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तैरते तैरते वो बाद रियलाइज करते हैं कि वो लेक के एक साइड से दूसरे छोर पर पहुंच गए हैं विदाउट एनी सफोकेशन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर दिस। और इस तरह से वो अपने फियर को ओवरकम कर पाते हैं। इससे पता क्या चलता है, इस कहानी को पढ़ के समझ क्या आता है? इस कहानी को पढ़ के ये समझ आता है कि किसी भी तरीके का डर है, जब तक आप उसको करते नहीं हो, जब तक आप उस काम को नहीं करते हो, आपके अंदर वो डर भरा रहेगा। और जब आप उस काम को कर लेंगे, हो सकता है कि उसमें फेलियर है, हो सकता है कि वापस वही परेशानी आए, हो सकता है कि सेम फीलिंग आए, लेकिन जब तक उसको करोगे नहीं तब तक आप किसी भी तरीके की फियर को ओवरकम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? इंस्ट्रक्टर ने क्या क्या किया डगलस को ट्रेन करने के लिए? देख लीजिए 2022 में पूछा, 23 में पूछा एंड 24 में भी पूछा है। So the instructor put a belt around Douglas, attached a rope to the belt, went through a pulley, held on to the end of the rope, went back and forth across the pull, hour after hour, day after day, week after week, and after 7 months, the instructor declared him as a swimmer. तो स्विमर कैसे उनको सिखाता था स्विम करना? उनकी कमर में एक रस्सी बांध देता था और पुली की हेल्प से उनको वो पानी में डालता था, फिर बाहर खींचता था, फिर पानी में डालता था, फिर बाहर खींचता था। ऐसा वो हर रोज, हर दिन, हर हफ्ते करता गया फॉर 7 months। 7 महीने के बाद इंस्ट्रक्टर कहता है कि अब आपको तैरना आ गया है, अब आप आसानी से तैर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस एंड व्हाई ही सबड्यूड इट? तो डगलस जो है वो किस चीज पर प्राइड करते थे, मतलब गर्व फील करते थे, एंड क्या ऐसा था जो उन्होंने कम आंका था? सो द ऑथर हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू पूल एंड शो हिज स्किनी लेग्स बट he subdued his pride and did it। तो वो होता ना, बारहसिंगे वाली कहानी होती है ना कि बारहसिंगे को अपने पैरों पर शर्म आती है और उसको अपनी सींगों पर घमंड होता है, लेकिन उसकी सींगों की ही वजह से वो फंस जाता है और अपने पैरों की वजह से उसकी जान बच जाती है। तो ऐसा ही डगलस के भी साथ होता है। डगलस को स्विमिंग ड्रेस में जब वो पहनते हैं तो उनके पतले पतले पैर दिख करके उनको बड़ा खराब फील होता है, एंड इसी चीज़ को उन्होंने मिसअंडरस्टूड करा था, अंडर एस्टिमेट किया था। एंड जब स्विमिंग की बारी आती है, जब वो बहुत सफोकेटेड फील करते हैं, तब इनके पैर ही होते हैं जो इनको बचाते हैं बच्चों, ठीक है ना। सो हिज स्किनी लेग बिकम्स हिज प्राइड। ओके, नाउ अब ये आता है, अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा जो चैप्टर है द रैट ट्रैप है बच्चों। ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेसिकली ये स्टोरीज जो हैं हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करती हैं, जितनी भी स्टोरीज ऑलमोस्ट हैं। सो द रैट ट्रैप वाला जो चैप्टर है बच्चों, इसको लिखा किसने है? सेल्मा लैगरलोफ ने लिखा हुआ है। और इसमें क्या है, एक आदमी रहता है जो कि रैट ट्रैप, चूहों को पकड़ने वाला एक यंत्र बनाता है। यंत्र इन द सेंस कि एक नेट जैसा वो चीजें बनाता है, ठीक है। तो इसका मानना होता है कि दुनिया भी एक रैट ट्रैप जैसी है, जिसमें बहुत सारा मोह, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी गलत चीजें, लोग इसमें बिल्कुल उलझे हुए हैं, ठीक है। और इसके दिमाग में एक ओपिनियन बन जाता है कि दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, हर इंसान मतलबी है, हर इंसान बहुत सेल्फिश होता है। अपना मतलब साधने के लिए, अपनी चीजों को करने के लिए वो दूसरों का इस्तेमाल करता है, ऐसा इस रैट ट्रैप का ओपिनियन रहता है। फिर एक इसकी लाइफ में एक टाइम आता है जब ये रैट ट्रैप बेचते बेचते एक आदमी के पास पहुंचता है। वो बूढ़ा आदमी रहता है, मिल में काम करता रहता है, आयरन मिल में काम करता रहता है, एंड रिटायर हो चुका रहता है। तो ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास कुछ वो रुपए इकट्ठा किया रहता है।
रैट ट्रैप जब उस आदमी के घर पे पहुंचता है तो वो आदमी इसका वेलकम करता है, खाना वाना खिलाता है इसको, एक दिन अपने घर पे रोकता भी है एंड उसको बताता है कि ये मेरी कहानी है, मेरे पास कोई है नहीं, ना मेरी कोई फैमिली है, मैंने अपनी लाइफ की ये सेविंग्स करी हैं। ठीक है, दिन बीत जाता है, रातें बीत जाती हैं एंड देन आदमी कहीं बाहर गया होता है, तो ये जो रैट ट्रैप वाला रहता है ये उसके पैसे को लेकर के भाग जाता है। ये हो गई कहानी। भाग जाता है, फिर ऐसे कहीं जाते 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 एक जगह पे वो पहुंचता है जहाँ पे लोग क्रिसमस की ईव को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए रहते हैं, प्लान करते रहते हैं। वो आयरन मिल के ही पास में पहुंचता है, वहाँ पर वो आयरन मिल के सुपरिटेंडेंट से मिलता है, मतलब जो सुपरवाइजर रहता है उससे मिलता है एंड उस सुपरवाइजर को लगता है कि ये जो आदमी है ये मेरा कोई पुराना फ्रेंड है, तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है। उसको कहता है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, हम अच्छे से खाते पीते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, देन आप नेक्स्ट डे चले जाइएगा। लेकिन उसने तो पैसे लिए होते हैं, किसी का सामान लिया हुआ रहता है, काफ़ी घबराया रहता है, तो वो सोचता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा। तो जो आदमी रहता है, जो सुपरवाइजर रहता है, वो अपनी बेटी से कहता है कि ये तो मान नहीं रहा है, तुम जा करके इसको कन्विंस करके इसको रोको आज। ठीक है तो उसकी लड़की आती है और इसके हाव भाव को देख करके वो समझ जाती है कि या तो ये आदमी किसी से भाग रहा है या इसने कोई गलत काम किया हुआ है। स्टिल उसकी जो लड़की रहती है उसको समझाती है रैट ट्रैप वाले को कि क्रिसमस का ईव है, शाम में आप रुकिए, आप अच्छे से खाना पीना खाइए और हमारे साथ रहिए, देन आप नेक्स्ट मॉर्निंग चले जाइएगा। तो फिर ऐसा होता है, वो रुक जाता है, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट थोड़ी ही देर में उस सुपरवाइजर को रियलाइज होता है कि अरे ये तो मेरा दोस्त नहीं है, ये कोई और ही है। तो वो गुस्सा होता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि इसको यहाँ से निकाल दो। उसकी बेटी उसको समझाती है कि ऐसा नहीं हमें करना है, अब हमने रोका हुआ है तो इसको सेलिब्रेट करने देते हैं एंड अच्छे बिहेव के साथ में इसको फिर अगले दिन ये खुद ब खुद अपने आप से चला जाएगा, हम अच्छे से इसकी विदाई कर देंगे, हमें ऐसे किसी को इंसल्ट करके नहीं भगाना चाहिए। ठीक है, उसकी बेटी समझा देती है, वो भी मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब होता है तो उसकी बेटी उसको ये कहानियाँ बताती हैं कि ऐसा ऐसा है और मैं जानती हूँ कि आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान हैं, वो सारी बातें करती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर उस रैट ट्रैप वाले को ये रियलाइज होता है कि देयर आर सम गुड पीपल इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग बुरे हैं, सारे के सारे लोग मतलबी हैं, सेल्फिश हैं एंड सबका बुरा ही करता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेल्फलेस हैं, जो अच्छे भी हैं एंड फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं आपसे इफ़ यू वांट, ऐसे भी कुछ लोग हैं। ठीक है, तो फिर वो उसको रियलाइज़ होता है, देन वो एक लेटर लिखता है, वो 30,000 रुपये जो उस बूढ़े आदमी का वो चुराया रहता है एंड उस लड़की को थैंक यू बोलता है और फिर लिखता है कि आज मैं इस रैट ट्रैप से अपने आप को फ्री करता हूँ एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन दिस। ठीक है, तो इस तरह से वो एक लेटर लिख करके चला जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी आता है, उसको उसके रुपए मिल जाते हैं एंड हैप्पीली लिविंग आफ्टर। इस तरह से एक अच्छे से कहानी खत्म हो जाती है हैप्पी नोट के साथ में। अब क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द रैट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। ये रैट ट्रैप सेलर कौन था और वो कैसे बनाता था। सो देयर वॉज अ पेडलर हु यूज्ड टू वॉन्डर हियर एंड देयर सेलिंग रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। तार का रैट ट्रैप बना करके, ये इस तरह से मच्छर वाला जो होता है ना, मच्छर भी मतलब मच्छर से बचने के लिए जाल जैसा होता है, इसी तरीके से चूहों को पकड़ने के लिए जाल जैसा होता है, तो वो रैट ट्रैप बना करके बेचता था। ही मेड दोज रैट ट्रैप्स हिमसेल्फ from materials he got by begging in the stores or at the big farms। तो वो खरीदता नहीं था उन मटेरियल्स को, वो मटेरियल्स को बड़े बड़े फार्म्स से या बड़े बड़े स्टोर से फ्री में ले लेता था, उनसे रैट ट्रैप बनाता था और उनको बेचता था। Why did the peddler consider the world as a rat trap? जो ये रैट ट्रैप सेलर है ये दुनिया को एक रैट ट्रैप की तरह क्यों मान रहा है, क्यों मान रहा है कि सब लोग मोह में फंसे हुए हैं, एक जाल में फंसे हुए हैं। तो द पेडलर वॉज vagabond who went around selling rat traps made by him. One day, as he was just thinking about his own rat traps, he was struck by the idea that the world with its lands and seas, cities and villages was a big rat trap. Food, joys and shelter, riches served as baits to tempt people.
जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप ऑफर चीज और मीट टू टेम्प्ट रैट्स। कह रहा है कि जिस तरह से चूहे मीट वगैरह दे करके, चीज वगैरह दे करके लालच में आकर के एक जाल में फंस जाते हैं, इसी तरीके से जो अमीरियत है, जो पैसा है, जो रुपया है, अच्छा खाना है, अच्छा जीवन है, इस लालच में लोग इस संसार में फंसे हुए हैं। एज सुन एज वन वॉज टेम्प्टेड टू टच द बेट, द रैट ट्रैप क्लोज्ड एंड एवरीथिंग केम टू एन एंड। जैसे ही जो रैट ट्रैप का दरवाजा है, जैसे ही चूहा उसको छूता है, दरवाजा बंद हो जाता है और वो उसमें कैद हो जाता है। इसी तरीके से दुनिया है, जैसे ही दुनिया इस चक्कर में पड़ती है, वो इस रैट ट्रैप रूपी संसार में क्या होता है, फंस करके रह जाता है। ठीक है, ऐसा मानना किसका था? इस रैट ट्रैप सेलर का मानना था। ऐसा है भी, बहुत हद तक ऐसा है भी। सो व्हाट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज व्हेन शी ओपनड इट इन द लेसन द रैट ट्रैप। सो जब वो छोटी सी लड़की इस पैकेज को खोलती है तो उसको क्या मिलता है? द यंग गर्ल फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप and 3 wrinkled notes of 10 kroner in the package when she opened it। तो जो रुपए वो चुराया रहता है वो दिया रहता है, एक रैट ट्रैप दिया रहता है और उस पर कुछ लिखा रहता है, उस छोटी सी लड़की को मिलता है। Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? तो आयरन मास्टर जो है, जो सुपरवाइजर है, वो उस रैट ट्रैप वाले सेलर से अच्छे से बात क्यों करता है, उसको इनवाइट क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये तो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो इस वजह से वो उसको इनवाइट करता है। सो द आयरन मास्टर स्पीक्स काइंडली टू द पेडलर दैट माई बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम except my oldest daughter and myself. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली रीजन नहीं लिखा है तो मैं थोड़ा सा पहले रीजन यहाँ पे लिख देती हूँ। एक लाइन यहाँ पे लिखिएगा, द आयरन मास्टर थॉट दैट द rat trap seller is his friend, his old friend। ठीक है, सो दैट्स वाई, यहाँ पे लिख लीजिएगा, दैट्स वाई तो मुझे वहां लिखना चाहिए था, कंटिन्यू कर लीजिएगा। दैट्स वाई द आयरन मास्टर स्पीक्स काइंडली टू द पेडलर। ठीक है बच्चों, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको। पहली लाइन में बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको लिखना है कि द आयरन मास्टर थॉट दैट द रैट ट्रैप सेलर इज हिज ओल्ड फ्रेंड। That's why the iron master speak kindly to the peddler that my boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. Now come along with me and help us to make the Christmas food disappear and little faster. तो कहता है कि चलिए हेल्प करिए और हम सब लोग मिल करके क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। So this was the question about the chapter rat trap। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले चैप्टर को, इंडिगो। इंडिगो बच्चों, ये जो कहानी है आपकी, इसको लुई फिशर ने लिखा हुआ है। ये महात्मा गांधी के फ्रेंड रहते हैं एंड इंडिया को बहुत क्लोजली महात्मा गांधी के साथ में देखते हैं। एंड ये इंसिडेंट है चंपारण के बारे में। चंपारण बिहार का एक जिला है, बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट जिला है कहा जा सकता है। एंड उस टाइम पर बिफोर इंडिपेंडेंस 1970 1960 की बात है, सॉरी 1917 में ही चंपारण मूवमेंट होता है। गांधी जी जब 1915 में भारत आते हैं एंड 1916 में 1916 में वो आईएनसी के सेशंस को अटेंड करते हैं। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को देखते हैं यहाँ पर और काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गांधी जी के बारे में भारत में बहुत बातें हुई रहती हैं। और वो गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, अंग्रेज़ों ने बहुत ही हमारे साथ गलत किया हुआ है, अब हम मतलब कपड़े तक पहन नहीं सकते हैं हमारे पास, हम इतनी ज़्यादा गरीबी ने हमें जकड़ रखा है, हम हेल्दी खाना नहीं खा सकते हैं।
कृपया करके हमें इस जाल से, इस मुसीबत से निकालिए। गांधी जी फिर जाते हैं चंपारण, वो देखते हैं, वहां पे अनशन करते हैं एंड लास्टली एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट रहता है। इंडिगो से छुटकारा मिल जाता है। इंडिगो का एक कंडीशन रहता है जो किसानों को फुलफिल करना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये उसी की कहानी है और गांधी जी जाकर के वहां पे लोगों को वहां से आजाद कराते हैं। तो वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर? चाइड का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, डांटना बेसिकली। किसी चीज को जब खराब लगता है या कोई बहुत गलत चीज हुई रहती है तो उनको क्रिटिसाइज करना होता है। तो बेसिकली उस टाइम पे जो लॉयर लोग थे वो किसानों का केस लड़ने के लिए उनसे बहुत मोटी मोटी रकम वसूलते थे, बहुत ज्यादा पैसा लेते थे। इस वजह से गांधी जी ने उनको डांटा था। तो गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। Muzaffarpur lawyers were charging high fees from the poor sharecroppers who were actually unable to maintain their livelihood. तो गरीबों से ये वकील बहुत ज्यादा पैसा लिया करते थे, इस वजह से गांधी जी ने उनको डांटा था। ठीक है ना, क्रिटिसाइज करना बेसिकली किसी चीज को। और क्रिटिसाइज मतलब कि आपने कोई गलत काम किया हुआ है एंड बीइंग एजुकेटेड लॉयर होने के नाते आपको ये काम नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो लोग इतना नहीं कर सकते हैं उनसे आप ये सब चीजें वसूल रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी डू टू इम्प्रूव द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण? तो गांधी जी ने गरीब किसानों की जो दयनीय स्थिति थी उसको सुधारने के लिए क्या क्या किया हुआ था? तो फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण गांधी जी डिड अ लॉट। ही अरेंज्ड वॉलंटियर्स, स्वेच्छा से जो काम करने वाले लोग हैं उनको उन्होंने इकट्ठा किया, डॉक्टर्स को बुलाया, टीचर्स को बुलाया कि आप यहाँ से स्वेच्छा से सेवा करिए, बिना फीस के सेवा करिए, लोगों को एजुकेट करिए, लोगों का इलाज करिए एंड इनकी लाइवलीहुड को अपलिफ्ट करने में भी हेल्प करिए। ही इंस्ट्रक्टेड मिसेस गांधी टू टॉक, मिसेस गांधी कस्तूरबा बाई, टू टॉक टू वुमेन। उन्होंने कहा कि आप यहाँ की औरतों से बात करिए, उनको बताइए और उनको अपने साथ जोड़िए, उनको शिक्षित करिए बेसिकली। ठीक है, स्कूल्स हॉस्पिटल्स वर ओपेंड, स्कूल खोले गए, हॉस्पिटल्स खोला गया, मेडिसिन वर अरेंज्ड एंड मेनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वर सॉल्व। तो गांधी जी रह करके वहां पर चंपारण में बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं। दीज आर कंस्ट्रक्टिव वर्क जो गांधी जी हमेशा किया करते थे, है ना, संरचनात्मक कार्य, बेसिक अरेंजमेंट्स जो प्रोवाइड कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण? राजकुमार शुक्ला ने क्या किया गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए? इन December 1916 गांधी जी वेंट टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अ पीजेंट ऑफ चंपारण, राजकुमार शुक्ला, asked Gandhi ji to visit his district Champaran. Shukla followed Gandhi ji wherever he went. In 1917, Gandhi and Shukla boarded a train for Patna. Gandhi ji decided to go Muzaffarpur from Patna first and then Champaran. तो गांधी जी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे चलिए, आप ही हैं जो हमें इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि इंडिया में गांधी जी से पहले देयर वर सो मेनी लीडर्स, वल्लभ भाई पटेल थे, मोतीलाल नेहरू थे, तिलक जी थे, देयर वर सो मेनी लीडर्स, बट राजकुमार शुक्ला को लगा कि गांधी जी यही ऐसे एक पर्सन है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड यस गांधी जी वाज लाइक ही वाज सो एम्पैथेटिक, वो दूसरों के दुखों को परेशानियों को बिल्कुल अपना समझते थे। एंड दिस वाज द इंसिडेंट, जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो वो बिल्कुल इंडियन अटायर में पूरे कपड़ों में होते हैं एंड जब वो चंपारण जाते हैं वहां के लोगों की दशा देखते हैं कि एक ही धोती में बस आधा शरीर ढका हुआ है, आधा नहीं ढका हुआ है। और गांधी जी देन ही डिसाइडेड कि वो बस एक धोती से ही मतलब अपने हाफ बॉडी को कवर्ड रखते हैं एंड पूरे टाइम ऐसे ही रहते हैं, चरखा काटते हैं। एंड जब 1932 में कॉन्फ्रेंस होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसी कपड़े में ही, ना कोई कोट ना ही कोई कपड़ा, ऐसे ही वो बस हाफ नेकेड रहते हैं एंड वो इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ के पीएम के साथ बैठ करके वो चाय भी पीते हैं। ठीक है, बहुत करेज चाहिए होता है अपने आप को इस तरह से दुनिया के सामने प्रेजेंट करने में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट
फ्रॉम द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये पोएट्स और पैनकेक्स बच्चों ये अशोक मित्रन ने लिखा हुआ है। एंड ये जो चैप्टर है इसमें आपको इंडियन सिनेमा के बारे में एंड जो स्ट्रगल है बेसिकली क्रिएटिव लोगों को किस तरह से स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, कैसे फिर अपना नाम बनाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए, स्पेशली स्टोरी राइटर्स जो हैं, लिरिसिस्ट जो हैं और कहानी लिखने वाले जो हैं, इनको किस तरह से फेस करना पड़ता है, इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में बात की गई है। तो एक ही खास 2024 में क्वेश्चन आया था, तो आप ये देख लीजिए एंड दूसरे क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिएगा। व्हाट डिड मेकअप रूम लुक लाइक? तो मेकअप रूम फिल्म वगैरह में क्या होता है, ड्रेसिंग रूम होता है, मेकअप रूम होता है, हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि मेकअप रूम किस तरह से दिखता है। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं, बहुत सारा मेकअप का सामान होता है, आदमी होता है, इस तरह से एक मेकअप रूम होता है। ये भी आपकी द इंटरव्यू वाला जो चैप्टर है इसमें पब्लिक फेसेस जो होते हैं, पब्लिक पर्सनालिटीज जो होती हैं, मतलब जो सेलिब्रिटीज होते हैं, किस तरह से उनको इंटरव्यूज वगैरह देना होता है। एंड कई बार ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जो इंटरव्यूज देने से बचते हैं एंड देयर वर सो मेनी कंसर्न जो इंटरव्यू से रिलेटेड, मतलब ये फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, बेसिकली आपके सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू के बारे में, पब्लिक फिगर के इंटरव्यू के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से उनको अपनी जो उनकी प्राइवेट लाइफ होती है, प्राइवेसी होती है, वो भी दुनिया के सामने आती है एंड किस तरह से उनको सफोकेट होना पड़ता है, कैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इस तरह से इस चैप्टर में बताया गया है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इस कहानी को लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइज इट? है ना, तो क्यों जो सेलिब्रिटीज हैं वो इंटरव्यूज को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं या बचते हैं उनसे? तो celebrity writers believe that interviews unduly interfere in their private lives. They regard themselves as victim of interviews. तो वही है कि सेलिब्रिटीज बहुत सारा ऐसा मानते हैं कि जो इस टाइप के इंटरव्यूज होते हैं हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इंटरफियरेंस क्रिएट करते हैं एंड हम बस एक इंटरव्यू के नाम पर एक पीड़ित इंसान बन करके रह जाते हैं। तो इस तरह से ये है हमारा, तो ये है आज का चैप्टर बच्चों, और जिसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन करा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम तो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, देन हम पोइट्री के क्वेश्चन कर लेंगे एंड सप्लीमेंट्री वाला भी कर लेंगे, और इस तरह से आपका ये जो पूरा सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। एंड आशा करती हूँ कि आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। हार्डली 2 लेक्चर और आएगा और ये सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी। ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ़ायदा बिल्कुल होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और लाइक ज़रूर किया करिए, पॉजिटिव फीडबैक दिया करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।